तो लास्ट वीक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंडीशन ऑफ वीवर्स, जिसमें हमारा मेन टॉपिक क्या था, इंडियन टेक्सटाइल इन द यूरोपियन मार्केट, कि हमारे इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल को यूरोप में किस तरह से जो है डिस्करेजमेंट मिली। तो दैट इज अ स्टोरी ऑफ लॉस। ये स्टोरी है लॉस की। लॉस कैसे हुआ और ये इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने नंबर 1 ये बताना है प्रोटेस्ट। वर्ड याद रखो, प्रोटेस्ट। किसने प्रोटेस्ट किया? ब्रिटेन में किसने प्रोटेस्ट किया? यस, वूल, सिल्क वीवर्स और जो कॉटन टेक्सटाइल के वहां के ऑनर्स थे, उन्होंने अपनी कंट्री में प्रोटेस्ट किया। किस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया? अगेंस्ट इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, क्योंकि अब वो खुद इंडिपेंडेंट हो गए थे, अब उनकी कंट्री में खुद की इंडस्ट्रीज बन गई थी, अब वो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को यूरोपियन मार्केट में नहीं देखना चाहते। सेकेंड थिंग, वो कितने सेल्फिश थे, उन्होंने हमारे ही डिजाइन को कॉपी किया और उन डिजाइन को कॉपी करके उन्होंने ब्रिटेन में उसको सेल किया और बाद में हमारे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को ही वहां पे बैन करवा दिया। फर्स्ट आपने याद रखना है प्रोटेस्ट। अब जब आपको प्रोटेस्ट वर्ड याद है तो उसमें आपने मेन क्या बताना है, दैट ड्यूरिंग 18th century wool, silk and many cotton textile makers in England they protested against Indian cotton textile। ऐसे लाइन अपने आप बनाओ, वर्ड को याद रखो और उसके आप बाद जो लाइंस हैं वो आपने अपने आप याद रखनी है कि हमने ये लाइन बनानी है, ठीक है। सेकंड वर्ड याद करो, कैलिको एक्ट। कैलिको आपको याद है? कैली वर्ड क्यों मैंने कहा था? बिकॉज पोर्टुगीज लैंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन कैलिकट नियर केरला। और कैलिको को वर्ड क्या है? कॉटन। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर कैलिको एक्ट लगा दिया। कैलिको एक्ट का मतलब होता है बैन ऑन छींट। छींट एक हमारी इंडियन टेक्सटाइल का एक बहुत फेमस, जैसे कहते हैं कि कपड़े का डिजाइन था, फ्लोरल डिजाइन जो होते थे, ठीक है। तो इन 1720 सेकंड जो है मेन आपने पॉइंट याद रखना है, दैट कैलिको एक्ट वाज बैन। कौन से ईयर में? 1720। ब्रिटिश गवर्नमेंट बैंड यूज ऑफ छींट इन इंग्लैंड एंड दिस वाज केम टू बी नोन एज कैलिको एक्ट। देन थर्ड, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज दे वांटेड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। वो चाहते थे कि वहां पर वो बिना इंडियन कंपटीशन के अपने कॉटन टेक्सटाइल को मार्केट में बेच सके और प्रॉफिट अर्न कर सके। एंड उसके लिए उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड इन्वेंशंस। इन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? उन्होंने नई नई डिवाइस को जो है डिस्कवर किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताई थी? स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी गर्ल का नेम नहीं है। स्पिनिंग जेनी क्या थी? एक डिवाइस, एक मशीन थी। उस स्पिनिंग जेनी में एक व्हील जब रोटेट होता था तो उस व्हील पे एट ए टाइम 100 रोल्स बन जाते थे थ्रेड के। लेकिन हमारी कंट्री में तो एट ए टाइम चरखा चलाते थे, तो एक ही पर्सन चरखा चलाता था और एक ही रोल बनता था। तो आप खुद सोचो कि जब इंग्लैंड में स्पिनिंग जेनी बनी तो एट ए टाइम कितने रोल बने, और जब रोल ज्यादा बनेंगे तो कपड़े की प्रोडक्शन ज्यादा हो। एक और इन्वेंशन वहां पे हुई, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से क्या हुआ? पानी को गर्म करना, उसको डाई करना और ज्यादा इजी हो गया। और इसलिए कहीं हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत तो हमारी कंट्री से हुई थी, लेकिन इस रेस में आगे कौन निकल गए? ब्रिटेन। और इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहां पे आई? ब्रिटेन। इसीलिए ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मिल्स जो है वो कहां पे खुली? ब्रिटेन में, ठीक है। इसके बाद स्पिनिंग जेनी को किसने इन्वेंट किया था? जॉन के। कौन से ईयर में? 1960। तो ये हमने इन्वेंशंस बता देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि सबसे पहले हमारी कंट्री में जब कॉटन टेक्सटाइल ब्रिटिशर्स खरीदते थे तो वो उसके लिए बदले में पेमेंट क्या करते थे? सिल्वर कॉइन्स। उनको लॉस होता था, लेकिन अब वो फायदे में हो गए क्योंकि उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को बैन कर दिया। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लॉस अब किनको हुआ? इंडियंस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की यूरोपियन यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड जो है वो कम हो, ठीक है। कैलिको, कैलिको क्यों कहते हैं कैलिकट? कैलिकट जो है सबसे पहले ब्रिटिश पोर्टुगीज ने लैंड कहां पे किया था? कैलिकट, CALI, कैली वर्ड वहां से लिया, कॉटन। तो इन दो वर्ड्स को मिलाकर जो एक्ट बना उसको क्या बोलते हैं? कैलिको एक्ट। ब्रिटिशर्स ने इसको क्यों बैन किया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट में आए और कंपटीशन को एलिमिनेट कर दिया उन्होंने। ये
ये पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि 1720 नियर अबाउट 1720, ठीक है 1720 हाँ याद रखो 1720 जब भी 17 प्लस होता है ना तो उसको कौन सी सेंचुरी बोलेंगे 18, हमेशा याद रखना। सपोज अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2021 है तो ये कौन सी सेंचुरी है 21st, हमेशा डिजिट आगे लेते हैं। अच्छा सपोज अगर मैं लिख रही हूँ 1601 तो ये कौन सी सेंचुरी है 17, ऐसे याद रखो, ठीक है। हाँ जी, अब इसके बाद नेक्स्ट इज वीवर्स। नेक्स्ट इज अबाउट वीवर्स। वीवर्स कौन थे, हु वर द वीवर्स। वीवर्स कौन होते हैं जो कपड़ा बुनते हैं। इसके अलावा बच्चे आपके बुक में मैप में, इंडिया के मैप में कुछ प्लेसेस दिखाए गए हैं। इन प्लेसेस को सबसे पहले आपने याद करना है 4 जोन्स। जोन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेन वीविंग के सेंटर्स थे, आपने इनको सर्कल करो। विच वर द मेन मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग, विच वर द मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग, आपको याद करना है। 1 मार्क क्वेश्चन। बंगाल, which were the major center of weaving, Bengal, Dhaka। थर्ड कोरोमंडल कोस्ट, सदर्न इंडिया की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट, और वेस्टर्न इंडिया की बात करें जहां पे ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा थी, गुजरात। These 4 major centers at Bengal, Dhaka, कोरोमंडल कोस्ट and गुजरात। कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल आपके मैप में बेटा यहाँ पे देखो, लुक एट हियर, हियर। सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको मैप के प्लेसेस नहीं जस्ट नेम याद रखने हैं। 4 मेजर सेंटर्स वेयर कॉटन एंड वीविंग वर देयर, लेकिन लॉस हुआ विद द कमिंग ऑफ कैलिको एक्ट, यानी कि जब ब्रिटेन में कैलिको एक्ट बना और हमारा इंडियन टेक्सटाइल वहां पे बैन हो गया तो इन सेंटर्स में काफी लॉस हुआ एंड मैनी वीवर्स दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। अब हमने वीवर्स का लॉस पढ़ना है। नेक्स्ट इज अबाउट द स्टोरी ऑफ वीवर्स। आप खुद सोचो बेटा, जब हमारे इंडिया में जो हमारे स्टार्टिंग से वीवर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन जिनका प्रोफेशन था, ऑक्यूपेशन था, तो जब उनका लाइवलीहुड उनको लॉस हुआ तो उनके ऊपर क्या जो है बीता होगा, तो वो हमने स्टोरी बतानी है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ हमारे इंडिया के वीवर्स की कुछ फैमिलीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी आपने 1 मार्क के अकॉर्डिंग या 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले बेटा अपने वीवर्स के नेम याद रखने हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन वीविंग का आर्ट, जैसे फादर अपने बच्चों को सिखाते थे, बच्चे अपने बच्चों को सिखाते थे, तो ये कुछ फैमिलीज, दीज वर फैमिलीज वर वेरी फेमस, और इन फैमिलीज के कुछ नेम आपने याद रखने हैं। नंबर 1 तांती वीवर्स, TANTI। आपने बच्चे वीवर का नेम और उनका एरिया याद रखना है। नंबर 1 तांती वीवर ऑफ बंगाल, TANTI, तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, they were very famous. Then जुलाहा, JULAHA, जुलाहा ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कपड़े बुनने वालों को क्या बोलते थे, जुलाहा, और मोमिन भी कहते थे। थर्ड कपड़े बुनने वाले वीवर्स। थर्ड इज सेल, SALE, सेल। इंग्लिश में तो सेल का मतलब होता है बेचना, लेकिन ये साउथ इंडियन टर्म है। सेल, काईकोलर, KAIKOLLAR, काईकोलर जुलाहों के नेम है, वीवर्स के नेम है। देन देवांग, देवांग ऑफ साउथ इंडिया, दीज वर वीवर्स, दीज वर वीवर्स। मैं फिर से नाम बोलूंगी, आपने मुझे बताना है कि वीवर्स कहाँ पे थे। नंबर 1 तांती कहाँ से थे, बंगाली लैंग्वेज में जो कपड़ा बुनने वाले इनको क्या बोलते हैं, तांती, ऐसे याद रखो। देन मोमिन और जुलाहा नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो कपड़े बुनने वाले हैं उनको नॉर्थ इंडिया में क्या कहते थे, जुलाहा और मोमिन। साउथ इंडिया के 3 नाम मेन याद रखने आपने, सेल, काईकोलर एंड देवांग। अलग अलग है नेम। देवांग, देवांग किसी बच्चे का नेम ही, मैंने यहाँ पे क्या बताया, देवांग इज द नेम ऑफ वीवर्स। कहाँ पे थे, ऑप्शन में पूछूं कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, ऐसे याद अलग अलग लिखो। सेल, काईकोलर एंड देवांग अलग अलग एरियाज में थे, पूरे साउथ इंडिया को हमने कवर किया है, ठीक है, क्लियर। अब आपको वीवर्स के नाम पता लग गए।
अब आपको पता होना चाहिए स्पिनिंग। खुशी स्टैंड अप एंड गो टू देयर, वहां पे एक बेंच खाली है, चलो। हाँ जी, नेक्स्ट इज प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या था बेटा, वीविंग का जो प्रोसेस था इसमें आप अलग अलग प्रोसेस नोट करो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपने लिखना है। कपड़ा बनाने के लिए स्टेजेस होती थी। नंबर 1, फर्स्ट स्टेज स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, कॉटन का बेल जो होता है उसे थ्रेड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। और मोस्टली उस टाइम पीरियड में घर में ये लेडीज करती थी, यानी कि लेडीज जो है वो अपना घर का काम पूरा करने के बाद उनको प्रॉपर रॉ मटेरियल दिया जाता था, उनको कॉटन दी जाती थी और उस कॉटन से वो क्या बनाती थी, थ्रेड। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, स्पिनिंग। और ये किस पे करती थी वो, या तो चरखा या उसके बाद तकली। तकली भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को एक बार में एक ही पर्सन पकड़ सकता है और उसके ऊपर रोटेट करते थे और इससे थ्रेड बनता था। सो फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग का प्रोसेस क्या होता है, जब कॉटन से थ्रेड बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। मोस्टली उस टाइम पीरियड में विमेन जो है ये ज्यादा करती थी, क्योंकि वो घर में लेबर, विमेन लेबर जो है वो बाहर फैक्ट्रीज में नहीं जाते थे, घर में ये काम होता था। Then second is weaving. Second stage. बेटा weaving का मतलब होता है थ्रेड से कपड़ा बनाना, वीव करना, बुनना। जैसे आपके मम्मा ने देखा होगा स्वेटर बनाते हैं, वीविंग करते हैं, उसको निटिंग बोलते हो आप, जैसे स्वेटर बनता है। तो वीविंग का मतलब क्या होता है, वीविंग मीन्स थ्रेड से कपड़ा बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। और हमारे इंडिया में भी इसके लिए अलग अलग वीवर्स, मैंने आपको बताया अभी वीवर्स के नेम बताए हैं, तो ये लोग बहुत एक्सपर्ट थे। वीवर्स मींस कपड़ा बनाते थे। देन थर्ड इज डाइंग, DYING, DYING, डाइंग। डाइंग मतलब देखो, अब कपड़े का कलर तो व्हाइट होता है क्योंकि कॉटन का कलर क्या होता है, व्हाइट, ठीक है। और जब हम उसको अलग अलग कलर में डाई करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइंग। डायर कौन करता था उसको, डायर अलग अलग होते थे। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल बताया था कि आपके सपोज आपके मदर हैं, दुपट्टे का कलर व्हाइट है, तो किसके पास जाएंगे, वो डायर के पास जाएंगे, कलर बताएंगे और उस कलर से फिर उसको जो है रिप्लेस किया जाएगा। कई एरियाज में इसको रंगरेज भी कहते थे। रंगरेज मतलब जो कपड़े को रंगने का काम करते थे। देन इसके अलावा कुछ प्रिंटिंग का काम भी करते थे, कपड़े के ऊपर प्रिंट करना, ठीक है। फोर्थ प्रिंटिंग, कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग का काम भी होता था। प्रिंटर्स, जैसे पेपर के ऊपर प्रिंट होता है ऐसे कपड़े के ऊपर भी प्रिंट होता था। तो हमारे इंडिया में उस टाइम में ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं उस पर कलर लगा देते थे और उस कपड़े के ऊपर प्रॉपर प्रिंट्स बनाते थे, तो उनको क्या बोलते थे, ब्लॉक प्रिंटर्स। ब्लॉक प्रिंटर्स। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेजेस होती थी और हर स्टेज पे फैमिलीज या हमारे इंडिया के लोग विलेज एरियाज में इन्वॉल्व होते थे। आप ये सोचो कि उस टाइम पीरियड में इंडिया में या तो लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे या फिर वीविंग का काम करते थे, एंड वीविंग में उनको बहुत ज्यादा मनी जो है वो मिलती थी। और इस तरह से हमारे इंडिया में पीपल दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर गेनिंग प्रॉफिट, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया हमारे कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से हमारी कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर इसका सबसे बड़ा लॉस हुआ। अब हमने पढ़ना है लॉस। अच्छा, एक और प्रिंटर्स का नाम दिया गया है चिपीगर, ये टर्म नोट करो आप, चिपीगर, प्रिंटिंग के साथ प्रिंटर्स। ये टर्म जो है चिपीगर, CHIPIGARS। ब्लॉक प्रिंटर्स को हमारे इंडिया में कुछ ब्लॉक प्रिंटर्स को चिपीगर्स बोलते थे। ये चिपीगर्स क्या करते थे, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करते थे। ब्लॉक प्रिंटर्स वर आल्सो नोन एज चिपीगर्स। अब आपने कुछ नई टर्म सुनी है, मैं टर्म का नेम बोलूंगी, आपने मुझे बताना है ये टर्म का क्या मतलब है। नंबर 1 कैलिको, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड ओनली। हाँ जी, को मीन्स कॉटन, वेरी गुड, ओके। तांती, रेज योर हैंड। हाँ जी, वीवर्स ऑफ बंगाल, वेरी गुड। देन जुलाहा और मोमिन, वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया।
सेल, काई, कोलर एंड देवांग, क्या था ये? हाँ जी प्रबल, वीवर्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है चिपीगर, रेज योर हैंड। मनकिरत, ब्लॉक प्रिंटर्स। ठीक है, ऐसे टर्म्स को आपने याद रखना है। ओके, विमेन मेनली spin the thread on two devices. Raise your hand only. Angel, चरखा एंड तकली। तकली, वेरी गुड। अब आ जाओ डेक्लाइन। डेक्लाइन कैसे हुआ? सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, इंडियंस वर वेरी हैप्पी, वीवर्स वर वेरी हैप्पी, व्हाट दे फेस डेक्लाइन। डेक्लाइन का मतलब क्या होता है? धीरे 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 उनके लाइवलीहुड, उनकी इनकम जो है वो उसमें लॉस हुआ। अब हमने पढ़ना है रीजन इसके क्या क्या, और क्या 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 उनको फेस करना पड़ा। तो अब हमने पढ़ना है डेक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। डेक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, क्योंकि हमारा चैप्टर ही रिलेटेड है, पूरा चैप्टर रिलेटेड है। या तो हमने इसमें पढ़ना है कॉटन टेक्सटाइल के बारे में, या हमने क्या पढ़ना है? स्मेल्टर्स के बारे में। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील। डेक्लाइन, डेक्लाइन का मतलब होता है लॉस। कैसे लॉस फेस हुआ? नंबर 1, क्या मेन रीजन क्या था? सबसे बड़ा लॉस जो है हमारे इंडिया को क्यों हुआ, इसका लॉस रीजन हमने क्या बताना है? नंबर 1, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। नंबर 1, डेक्लाइन का सबसे बड़ा रीजन क्या था? हमारी कंट्री में कॉटन टेक्सटाइल का डिक्लाइन हुआ, उसका रीजन क्या था? डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए आप इसमें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो that when in Britain many textile and mills were opened and they also devised spinning jenny and they also invented steam engine. With the help of this, production of cotton textile increased, and due to this they put ban on Indian textile. ठीक है, कर लोगे एक्सप्लेन इसको? मेन इसमें आपने ये बताना है। नंबर 1 मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, विच वर द रीजन ऑफ डिक्लाइन इन इंडिया? इंडिया में डिक्लाइन, इंडिया का डिक्लाइन क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ कॉटन वीवर्स को? इसका रीजन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन। इसको हम शॉर्ट में बिल्कुल आप बता सकते हो। इसका रीजन क्या है? बिकॉज व्हेन इन ब्रिटेन मैनी टेक्सटाइल मिल्स एंड इंडस्ट्रीज ओपन, ड्यू टू दिस दे आल्सो इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी एंड स्टीम इंजन. विद द हेल्प ऑफ दिस, production of cotton textile increased in their country and they put ban on Indian textile because they wanted to eliminate competition from India. वो इंडिया का कंपटीशन एलिमिनेट करना चाहते थे ताकि इंडिया का कपड़ा वहां ना जाए और वो अपने कपड़े को बेचे। तो ये मेन रीजन था डेक्लाइन। सेकंड, अब अगर आपने सपोज आपको ये सारा एक पॉइंट में इकट्ठा नहीं हो रहा तो सेकंड आप इसका बता सकते हो रीजन। ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वांटेड टू एंड कंपटीशन। इसको वैसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने इसको खुद एक्सप्लेन करना डिटेल में। टू एंड कंपटीशन, टू एंड कंपटीशन में आप बताओगे दैट ब्रिटिशर्स दे वांटेड टू एंड कंपटीशन फेस फ्रॉम इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। उनको इंडिया के साथ कंपटीशन फेस ना करना पड़े, इसीलिए उन्होंने क्या किया? इंडिया के कॉटन को वहां पे बैन कर दिया। थर्ड, अब इससे क्या हुआ? जब इंडिया का कॉटन वहां पे बैन हो गया, जो लोग इंडिया से कॉटन बनाते थे दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। थर्ड रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इसमें आपने डिटेल में बताना है when Calico Act was implemented in Britain, then many Indian weavers they became unemployed. कैलिको एक्ट के बनने से हमारे इंडिया के वीवर जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों अनएम्प्लॉयड हो गए? क्योंकि अब उनसे वो डिमांड जो है वो नहीं की जा रही थी जो पहले थी। नेक्स्ट,
इसमें एक और टर्म है औरांग, फोर्थ है औरांग। पहले ये टर्म सुनो क्या है, ये नई टर्म आपने पढ़नी है। औरांग क्या था बेटा? औरांग का मतलब होता है एक वर्कशॉप जहां पे बहुत से लोग काम करते हैं बेटा। औरांग वाज अ काइंड ऑफ वर्कशॉप और काइंड ऑफ यू कैन से स्टोर हाउस और वेयर हाउस वेयर मैनी गुड्स वर स्टोर्ड। और यहाँ पे वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत से लोग लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं। और जब इंडिया की डिमांड ही फॉरेन कंट्रीज में कम हो जाएगी तो बहुत से औरांग को बंद कर दिया गया, वर्कशॉप्स को बंद कर दिया, स्टोर हाउस को बंद कर दिया। एंड एट दैट टाइम मैनी वीवर्स दे रोट लेटर्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स को लेटर्स लिखी कि हमारा क्या होगा अगर आपने इन स्टोर हाउसेस को बंद कर दिया। और उनकी इन लेटर्स को क्या कहा गया? पेटिशंस। ऐसी ही कुछ लेटर्स बेटा आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है? ये जस्ट आपकी रीडिंग के लिए है। You can read this letter. This is a kind of application or petition, जिसमें नीचे देखो क्या लिखा गया है। नीचे क्या है? किसने लिखी है ये लेटर? A representation from a suffering spinner. सफरिंग स्पिनर का मतलब होता है कि जो जिन्होंने बहुत सफर किया, प्रॉब्लम आई जिनको, और उसके ऊपर जस्ट मैं आपको जो है वो हेडिंग बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि आई एम अ स्पिनर आफ्टर हैविंग सफर्ड अ ग्रेट डील आई एम राइटिंग दिस लेटर, please publish this is in a paper. When my age was 22 I became a widow with 3 daughters and my husband left nothing at the time of death. I sold my jewelry for this ceremonies and I began to spin on takli and चरखा। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा जितना भी काम है मैं तकली और चरखा पे करती हूँ, लेकिन अब हमारे इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कम हो गई है, तो what will be the source of income? So this kind of letters were signed by many weavers or spinners at that time. तो इसको आप कैसे बताओगे? आपने एक पॉइंट बताना है that many spinners and weavers they wrote applications. Those who worked in, कहाँ पे काम करते थे? और आर्म्स के लिए काम करते थे, वर्कशॉप्स और फैक्ट्रीज के लिए काम करते थे, ठीक है? तो ये मेन डेक्लाइन के रीजंस आपने बताने हैं। तो ये पॉइंट्स की हेल्प से आप इनको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अनवे, मनस, नवरूप एंड तनुष्का, एनी डाउट बेटा? डेक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। फोर्थ पॉइंट आपने बच्चे बताना है दैट मैनी स्पिनर्स एंड वीवर्स दोज हु सप्लाइड, यानी कि औरांग्स में सप्लाई का काम करते थे, लोडिंग का काम करते थे, एंड दे बिकेम अनएम्प्लॉयड एंड दैट्स व्हाई दे रोट मैनी लेटर्स टू ब्रिटिशर्स, दे फेस लॉस, ठीक है? तो ये मेन आपने इसमें बताना है। स्पिनिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग thread from cotton, that process is known as spinning, ठीक है? हाँ जी। अब बेटा ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में वीवर्स को लॉस फेस जो है वो करना पड़ा। अब आपको पता है, लिसन, फिर हमने थोड़ा सा टाइम और आगे का पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री में हम ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर को पहले हमने 17वीं सेंचुरी कवर किया, फिर 18वीं सेंचुरी, अब हम थोड़ा सा टाइम आगे कवर करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हमारे इंडिया में कैलिको एक्ट के कारण हमारे वीवर्स को, स्पिनर्स को लॉस फेस हो रहा था ना, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे इंडिया का बेस्ट रॉ कॉटन कहाँ पे सप्लाई हो रहा था? ब्रिटेन में। और इंडियंस के लिए जो कॉटन था दैट वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। तो आप ये सोचो कि इंडियन जो है वीवर्स जो है वो कपड़ा कहाँ से बनाते हैं, क्योंकि सारी अच्छी कॉटन जो है वो कहाँ पे जा रही थी? ब्रिटेन की मिल्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए जा रही। एंड दूसरी तरफ क्या हुआ, ब्रिटेन से रेडीमेड क्लॉथ इंडिया में आने शुरू हो गए। ये भी कंपटीशन हुआ हमारे इंडिया के लिए, यानी कि हम इंडियंस दोनों तरफ से कंपटीशन फेस कर रहे थे। एक तो क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे इंडिया का टेक्सटाइल फॉरेन कंट्रीज में क्या हो गया? कॉस्टली। दूसरी तरफ हमारे इंडिया का रॉ कॉटन इंडियंस को नहीं मिल रहा था, बल्कि कहाँ सप्लाई किया जा रहा था? ब्रिटेन, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। थर्ड, ब्रिटेन की बनी हुई मिल्स का कपड़ा कहाँ पे आ रहा था? इंडिया में। और इस तरह से हमारे इंडिया में जो हमारा यूथ था, दे वर फैसिनेटेड बाय द वेस्टर्न कल्चर,
वो लोग अपने इंग्लिश मास्टर्स को खुश करने के लिए उनकी तरह ड्रेसअप करते थे और उनको इम्प्रेस करने के लिए वो वेस्टर्न मेड क्लोथ जो है वो उनके सामने डालकर उनको इम्प्रेस करते थे, उनको प्लीज करते थे। जो लोग सर्विंग में या जो लोग आगे जाना चाहते थे उनकी नजरों में जो है फेथफुल बनना चाहते थे। और इस तरह से धीरे 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 हमारा इंडियन जो यूथ था वो वेस्टर्न कल्चर जो है वो अडॉप्ट कर रहा, और इस तरह से हमारी कंट्री में काफी जो है वो लॉस है। लेकिन कुछ इयर्स के बाद जब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जब यहाँ से रॉ कॉटन जाता था ना शिप्स में, तो कई बार क्या होता था, अब ब्रिटिशर्स के तो बहुत से एनिमीज थे, फ्रेंच भी थे, डच भी थे, स्पेनिश भी थे, पोर्टुगीज भी थे। तो कई बार क्या होता था, पूरा का पूरा शिप जो है अटैक कर लिया जाता था। अब इंडिया से जब यूरोप में पूरी रॉ कॉटन की शिपमेंट जाएगी तो कई बार टाइम वेस्ट बहुत होता था, और कई बार तो पूरा का पूरा शिप ही डूब जाता था, या अटैक कर लिया जाता था, या कैप्चर कर लिया जाता था। तो इस रिस्क से बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक प्लान बनाया, ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रेटजी बनाई, और ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, इंडिया में ही क्या बनानी शुरू कर दी, इंडस्ट्रीज। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक तरह से ब्लेसिंग्स, हम इसको ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं और कर्स भी कह सकते हैं। ब्लेसिंग्स क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कुछ एडवांसमेंट्स लेकर आए और उन्होंने इंडस्ट्री सिस्टम को क्या शुरू किया, इंडिया में शुरू कर दिया, ताकि लॉस को क्या किया जाए, रिकवर किया जाए। एंड इन दिस वे मैनी इंडस्ट्रीज एंड मिल्स सेटअप इन इंडिया। तब जाकर वीवर्स को या जो लोग कपड़ा बनाते थे उनको काम मिलना शुरू हुआ। लेकिन एक टाइम ऐसा था when many people they died of starvation। धीरे धीरे जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज खुलना शुरू हुआ, then many people they got work। हाँ है टाटा जो इंडस्ट्री है ना, सबसे पहले टिस्को, ये 1912 में सेटअप हुई थी। वैसे ये आयरन एंड स्टील है, मैं टेक्सटाइल की बात नहीं करती। लेकिन आपको पता है हमारी कंट्री में बॉम्बे में सबसे पहले 1854 में कॉटन मिल खुली थी, फर्स्ट इंग्लैंड, जो ब्रिटिशर्स की मिल थी, और उस टाइम पे में बहुत से लोगों को वहां पे काम भी मिला। मतलब अब ये सोचो कि उस टाइम पे धीरे धीरे लोगों को काम मिलना शुरू हो गया, क्योंकि अब हमारी कंट्री में ही मिल सिस्टम आ गया। तो अल्टीमेटली इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने रिस्क को क्या करना चाहते थे, कवर करना चाहते थे। ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर, एनी डाउट? हाँ जी अनवे, यस बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जो यहाँ पे ये लिख दिया हुआ पैराग्राफ, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, हाँ जी बेटा, हाँ मैम ये कब की बात है? डेक्लाइन अल्टीमेटली ये जो टाइम पीरियड हमारा कवर करता है, ये वो टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी, आप कह लो 18th सेंचुरी, क्योंकि 1854 में तो हमारी कंट्री में फर्स्ट मिल आ गई थी। उससे पहले का टाइम है ये सारा। 1854 में हमारी कंट्री में फर्स्ट मिल बनी थी, कॉटन मिल बॉम्बे में। तो मिल खुलने से पहले का टाइम पीरियड है ये सारा डेक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। क्लियर बच्चे? एनी अदर डाउट? थैंक यू। हाँ जी, ऑफलाइन स्टूडेंट्स 1 by 1